यहाँ पे हम मानव संपदा पोर्टल गूगल पे लिखते हैं और उसके बाद ये वाली स्क्रीन हमारे को पोर्टल की दिखने लगती है। ठीक है, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमसे ये लॉगिन में यूजर लॉगिन में पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में हमेशा हमारे को हमारा जो चूज करना है वो ऑल अदर डिपार्टमेंट्स चूज करना है। ठीक है, फिर यूजर आईडी जो होती है पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का एचआर में कोड होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो मानव संपदा पर पासवर्ड क्रिएट होता है जब रजिस्ट्रेशन के समय पे, वो एम्प्लॉय के नेम के 3 कैपिटल लेटर और उसका ईयर ऑफ बर्थ, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जो फर्स्ट लॉगिन अगर वो करेगा तो यही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हर किसी का, जैसे अभी मेरा नाम मोहित है तो MOH और मेरी ईयर ऑफ बर्थ है 1986, तो मेरी MOH 1986 ये मेरा पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रिएट कर देगा। ठीक है, बाद में हम क्या कहते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। अभी मैंने ये डाला। अब यहाँ पे मेरा लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे जर्नल में जाते हैं और जर्नल में प्रॉपर्टी रिटर्न, ठीक है, ये पाथ रहेगा आपका। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल और नो मूवेबल। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूंगा। जो मूवेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शेयर होते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति होती है, जैसे कि हमारी लैंड है जो मूव नहीं करती है, हमारे घर, शॉप, दुकान, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल कमर्शियल लैंड, तो इस तरीके से जो है वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसकी एंट्री होगी। ठीक है, अब मैं एक फॉर्म खोल के दिखा देता हूँ आपको। दूसरा एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपके पास ना तो इमूवेबल है और ना मूवेबल है, तो आपके पास आप यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि ना तो मेरे पास अचल संपत्ति है ना अचल संपत्ति है। पर्टिकुलर कुछ है, मान लो आपने कहीं पे PPF, LIC, SIP कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप मूवेबल में उसकी एंट्री कर सकते हो। इमूवेबल आपके नाम पे कोई जमीन, जायदाद, किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इमूवेबल हो, अचल संपत्ति नहीं है, तो आप उसकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो जो चीज है उसको फिल कर सकते हैं, और जो चीज अगर आपके पास नहीं है तो उसको डिक्लेरेशन पर आपको एंट्री करनी जरूरी है। अगर आपका मानव संपदा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको डिक्लेयर करना जरूरी है कि आपके पास चल अचल संपत्ति है या नहीं है। नहीं तो जो जो आने वाला जो माह है उसकी जो क्या कहते हैं वेतन है, वो उसके रोकने के जो आदेश है, वो शासनादेश जारी हो गया, वो आप सबको मिल चुका होगा। तो सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, जो पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है हमसे, जैसे कि मैंने बताया अचल संपत्ति, तो अचल संपत्ति में रिटर्न ईयर हमारे को अभी जो लेना है वो 2023 ही लेना है, जिसका शासन ने हमारे को बोल रखा है। जिसने 2024 की भर दी है उसकी कोई इशू नहीं है, भर दी है तो ठीक है, वो दिसंबर में अनलॉक हो जाएगी। दिसंबर 2024 में 2024 की जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल को अनलॉक किया जा सकता है। ठीक है, वो चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, और अगर उसकी एडिटिव है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। पर हमारे को जो शासनादेश हुआ है वो हुआ है 2023 का। तो हमारे को सबसे पहले आज जो फील करनी और समझना है वो 2023 रिटर्न ईयर 2023। अब रिटर्न ईयर 2023 का ये मतलब नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर 2023 में क्या आपने एक साल में क्या प्रॉपर्टी एडजस्ट करी। ये मानव संपदा पोर्टल है, इसमें प्रॉपर्टी डिटेल मांगी जा रही है, तो ये स्टार्ट इस वर्ष से हुआ है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी डिटेल आज तक की फिल करनी है। वो 2023 वर्ष में फिल कर रहे हैं आप, ये इसलिए यहाँ पे रिटर्न ईयर 2023 आ रहा है। ठीक है, तो अपनी संपत्ति का जो विवरण है वो साल 2023 तक
आपका कितना है वो हम 2023 में हम फिल करके बता रहे हैं इस पोर्टल पे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप, अब टाइप में हाउस है या बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल लैंड है, अगर कोई एग्रीकल्चर खेत खलिहान की, और कमर्शियल लैंड है, कोई प्रॉपर्टी कमर्शियलाइज है और शॉप है। तो मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे अगर होगी तो हाउस तो हो गई होगा, 99% हाउस अपने होते हैं, अगर नहीं है तो अलग बात, ठीक है। यहाँ पे हाउस भरना है, उसके बाद उसका एरिया, वो पर्टिकुलर कितना एरिया है वो उसमें वो फिल करना है। उस एरिया को हमने किसमें मेजर करा है, जो आपने परचेज करी है प्रॉपर्टी, तो आपके पास वो रजिस्ट्री होगी, उसमें ये लिखा होगा कि स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर यार्ड में या स्क्वायर फीट में है। तो अगर इनसे अलग है तो इसको कन्वर्ट करके स्क्वायर मीटर या यार्ड में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज हमने स्क्वायर फीट में यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी नंबर में आप नंबर पर्टिकुलर ये भी डाल सकते हैं कि जो रजिस्ट्री पे आपका जैसे फ्लैट होता है तो फ्लैट संख्या होती है, ठीक है, वो फ्लैट संख्या उसमें डाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर नहीं है तो आप पर्टिकुलर उसको एक नंबर अलॉट कर सकते हैं, अपनी सुविधा से जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको एक नंबर अलॉट कर देते हैं। सपोज जैसे आपकी हाउस है, हालांकि हाउस नंबर सभी को अलॉट होता है, हाउस नंबर, और जैसे आपका पर्टिकुलर कोई हाउस नंबर होगा वहां पे प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, तो आप 001 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका ये हुआ। हाँ, तो उसके बाद हमारी कंट्री इंडिया में है तो इंडिया से बाहर है तो स्टेट यूपी, यूपी में है तो अदरवाइज आप एक बार वो देख रहे हो, नेपाल वाला देख रहे हो, नेपाल तो अदर स्टेट है। तो सबने इसमें ये फ्लो कर दिया है, बस एड्रेस देना है। इसमें अदर करेंगे तो आउट ऑफ इंडिया है तो एड्रेस देना है प्रॉपर, वो नहीं करना। क्योंकि अपने आगे लोगों की नेपाल नेपाल में इसको ये उत्तर प्रदेश, ये हमारा लखनऊ, ठीक है, तो ये तहसील, नहीं अदर भी है। ये मोहल्ला लोकेशन आपको जो भी है वो उसकी डाल दीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिएगा 22/8/10, ठीक है। ओनर नेम, आप पर्टिकुलर जो ओनर का नेम है वो हो सकता है कि जब आपकी रजिस्ट्री हुई होगी तो उसमें ओनर नेम आपकी वाइफ हो या आपकी मदर हो या आपके फादर हो, तो इस तरीके से ओनर का नाम हो सकता है कुछ भी जो, और या आपकी सेल्फ की परचेज करी हुई है और सेल्फ की मतलब आप उसमें ओनर हैं तो रजिस्ट्री में नाम हो वो आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। जैसे मेरा अगर वाइफ है, सपोज मैंने अपनी वाइफ का नाम डाल दिया, अरे देहो मत भाई ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को शेयर डालना होगा, उस प्रॉपर्टी में मेरा शेयर कितना है, उसमें रजिस्ट्री में अगर मैं कोऑप्लिकेंट हूँ तो मेरा 50% शेयर होगा, ठीक है। तो ओनर भले ही कोई और है पर उसका उसमें मैं 50% शेयर, ठीक है। रिलेशन में यहाँ पे राइट डाल देती है और यहाँ पे परचेज करी है, ये होता है इंस्टीटर जो आपको आपके पूर्वजों से मिलती है, आपके पैतृक संपत्ति होती है उसके लिए होता है। ट्रांसफर नहीं होता, पर्टिकुलर कहीं से ट्रांसफर होकर आपको मिली है किसी के द्वारा। गिफ्टेड प्रॉपर्टी है तो आपको कहीं से गिफ्ट मिली है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो गिफ्ट भी करते हैं एक दूसरे को फ्लैट और लैंड, तो वो अगर गिफ्टेड है जिसपे टैक्स नहीं लगता, बेसिकली गिफ्ट का ये होता है कि उसका एक प्रोविजन है इनकम टैक्स और उसमें, इस वजह से कई लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ताकि वो टैक्सेबल इनकम ना हो, इवन ब्रदर्स और वो भी, तो ये भी होता है प्रोविजन। बाकी आप परचेज करेंगे, फिर यहाँ पे आता है कि प्रॉपर्टी जो है वो उसमें आप खुद रह रहे हैं या आपने उसको रेंट पे दे रखा है। अगर आपने उसको रेंट पे दे रखा है तो आपको रेंटल इनकम देनी पड़ेगी कि आपने उसको कितनी रेंट दे रखा, और अगर आप रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करिए, और अगर खाली भी छोड़ रखी है और रेंटेड नहीं तब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पर्टिकुलर उसकी कोई प्रॉपर्टी वैल्यू होगी
जिस समय रजिस्ट्री में जो है पड़ी होगी वो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर ये एनुअल इनकम प्रॉपर्टी की वो है, अगर आपने उसको रेंट कर रखा है तो यहाँ पे उसकी एनुअल, यहाँ पे फर्दर अगर आपको कोई डिक्लेरेशन या कोई डिटेल भरनी है, आप रिमार्क में डाल के यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे देखिए एक वो इस तरीके से वो बन के चली आएगी लिस्ट। जैसे जैसे आप सपोज आपने अभी हाउसिंग का करा है, फिर उसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी आपकी रेजिडेंशियल लैंड उसको क्लिक करा, उसकी सारी डिटेल भरी, फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी नीचे सेव होती हो जाएगी। सपोज फिर उसके बाद आपका कोई ऐसा है कि कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो आपने फिर एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल सारी भरी, फिर सेव पे क्लिक करा, तो नीचे तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी नहीं हो रही लोग करते हैं। नहीं, मैंने इस ईयर को लोग, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग पूरी नीचे बनती चली जाएगी। जब आप यहाँ पे वेरीफाई कर लें कि मैंने जितनी ईयर की मेरी 2023 की जितनी प्रॉपर्टी मेरे को भरनी थी वो मैंने सारी भर दी है, तो फिर मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे फाइनल लॉक पे क्लिक करना पड़ेगा। जब सब सारी भर जाएगी उसके बाद आपको सारी नीचे लिस्ट में दिखने लगेगी आपकी 2023 की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी यहाँ पे दिखने लगी, तो आपको फाइनल लॉक पे क्लिक करना है। और जैसे ही फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे तब वो ये माना जाएगा कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी डिटेल फिल हो गई है, अदरवाइज वो नहीं फिल मानी जाएगी। अगर आपने खाली सेव करके छोड़ दिया तो वो हमारे पास कोई डेटा नहीं आएगा और आपकी रिपोर्ट हमारे को ब्लैंक दिखेगी और इसमें फिर आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, ठीक है। तो एक ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें हमारे को एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, सो रेजिडेंशियल लैंड, कमर्शियल बिल्डिंग या अपना घर फ्लैट उसकी डिटेल हमारे को भरनी है। फिर इसके बाद हमारा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उनकी देख लिया होगा तो ज्यादा हो गया हो गया ये? एक बस देखो लोग बैठे हैं। ज्यादा प्रॉपर्टी है क्या? ज्यादा सबसे बढ़िया तरीका ये है, कौन लिखे? नहीं ज्यादा प्रॉपर्टी ठीक है। है अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी में आते हैं, इमूवेबल के बाद है मूवेबल, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने जो बोला चल संपत्ति है। चल संपत्ति के जो प्रकार हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर कुछ आपने शेयर ले रखे हैं, एक बार बोल दो गाड़ी घोड़ा की नहीं बननी है, 4 व्हीलर की, अरे नहीं बननी है, नहीं लिखा नहीं बननी है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं भरना है, कुछ 4 व्हीलर अमाउंट का भरना है बस। शेयर है, इन्वेस्टमेंट है बस। अदर्स में आप या अपना डिक्लेरेशन है। इन्वेस्टमेंट में बड़ा ये बता देना कि कौन कौन सी है जिनको हमें फिलअप करना है। हाँ, अब मैं सबसे पहले शेयर का तो आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आपको आप शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्पेसिफाइड अलग ही कैटेगरी है शेयर, तो उसको वहाँ पे डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। रिटर्न ये 2023 ही लेना है आप लोगों को, और यहाँ पे परचेज डेट आपने कब किस समय शेयर खरीदा है उसकी डेटा आपको भरना होगा, और फिर उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन। हेलो, हाँ बोलो। जो कुछ पहले किया है तो कोई गाड़ी का लिखा ही नहीं है ना, इसमें है तो गाड़ी का लिखा ही नहीं है। गाड़ी प्रॉपर्टी को भेज रखे हैं। प्रॉपर्टी का ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, जीरो अपना क्या हुआ शेयर का, तो है शेयर में मोड ऑफ एक्विजिशन में वही है कि या तो आपके शेयर हैं आपके गाड़ी का हैं या आपको कहीं से आए हैं या या परचेज हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे डिटेल में देनी पड़ेगी, ठीक है। रिमार्क डाल के उसको भी सेव करेंगे, ठीक है। अब आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में किस किस टाइप से इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आपके जो वहां पे डिक्लेयर करने हैं प्रॉपर्टी में वो पीपीएफ हो गया, ठीक है, एलआईसी हो गया, और भी किसी तरीके का इंश्योरेंस, ठीक है। किसी भी तरीके के इंश्योरेंस हो गए जो भी आपके होंगे। मेडिकल इंश्योरेंस
मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट में नहीं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी बढ़ी। नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं है ना, मेडिकल इन्वेस्टमेंट तो आपका वो खत्म हो गया। आरडी हो गया, आपकी एफडी हो गई, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो गए, इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड हो गए होंगे। और म्यूचुअल फंड हो गए हैं, भी जो investment है। एसआईपी होती हैं वो म्यूचुअल फंड होते ये हैं, सब तो हम नहीं भरे। ठीक है। अब ये चीजें हो गई, और इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट, कोई भी मनी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसकी आपको इंटरेस्ट मिलता है, अक्सर मतलब सेविंग अकाउंट वगैरह छोड़ दें, आपका ऐसा कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सेविंग नहीं करना है, सेविंग नहीं करना, सेविंग में कोई नहीं, अपनी बैंक डिटेल बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि आपकी वो सैलरी आती है वो उसकी डिटेल है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में ये हो गया आपको इन्वेस्टमेंट में। अदर्स में फिलहाल जो है अभी तक व्हीकल की डिटेल मांगी जा रही है, वो आपकी वो है, क्या कहते हैं कि व्हीकल की डिटेल आपको भरनी है, या एक से ज्यादा व्हीकल है तो जरूर जो आया था उसमें नहीं था बाकी। तो ये बीच में जो जियो आया था उसमें व्हीकल को फिर मना कर दिया गया था, अदर्स इसलिए हो गया। एनपीएस इसी में इन्वेस्टमेंट में आएगा, इन्वेस्टमेंट करना है आपने उसमें नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है, एनपीएस, तो उसका इन्वेस्टमेंट में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास पीपीएफ भी है, एलआईसी भी है और म्यूचुअल फंड भी है, तो क्या पार्ट में भरा जाएगा? पार्ट में हर बार पीपीएफ डाला नंबर, यहाँ पे XYZ, और यहाँ पे उसकी डेट मैंने डाली, मैंने कब लिया था, किस सन में लिया था, उसकी मैंने डिटेल यहाँ पे डाली, और यहाँ पे उसको मैंने परचेज में डाला, उसकी वैल्यू डाली 1000 रुपए, और उसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे देखिए पीपीएफ यहाँ पे आ गया, SIP नंबर डाल वही भाई, मेरा ऑलरेडी सेव हो गया। वही भाई, जैसे 1000 रुपए SIP का आपने डाला है तो हमें टोटल SIP मैच्योर उसका म्यूचुअल फंड का अमाउंट डालना होगा कि SIP अमाउंट? म्यूचुअल फंड SIP जिस दिन डेट ऑफ परचेज जब से स्टार्ट करी है उस दिन की डेट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर लमसम लिया है तो लमसम का जो वो है वन टाइम पर अलग, वन टाइम में तो टोटल टाइम में तो आप सीधे ही डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट में। तो ये डिटेल आपको फिल करनी है, और ऐसे सेव जैसे क्या फिर सेकंड टाइम में आप जब आप सेव करेंगे तो आपको फिर अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट जैसे LIC बन दी जाएगी तेईस में आप इसी तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा 2023 का सेव हो गया है, इस वजह से यहाँ पे मेरी लॉक भी हो गए हैं, तो वो लिस्ट अभी मैं सेव कर दूँ तो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर लास्ट में जब सारी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखने लगे, सब चीजें आने लगे, तो फिर फाइनल लॉक करिएगा, और जब यहाँ से फाइनल लॉक कर लेंगे तो उसके बाद जनरल में जाके प्रॉपर्टी रिटर्न में जाकर व्यू एंड प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इसमें आके आपको ईयर लेना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से आपकी मूवेबल या रिमूवेबल वाली प्रॉपर्टी दिखने चालू हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारा नो डेटा अवेलेबल तो मैंने ये भी नहीं आता। ये इसमें ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इस तरीके से आप। अब दूसरा क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि सर मेरे पास तो कोई भी मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना अचल है ना अचल है, तो ये बात ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात को भी आपको यहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि हमारे पास डेटा आ जाए कि आपने अपनी डिक्लेरेशन भर दी है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे आएंगे नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, जैसे इसे खोलेंगे आपको यहाँ पे क्लियर लेना पड़ेगा 2023, और कुछ नहीं करके बस सीधा सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। बस इसमें क्या कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ, क्या करती हूँ कि मेरे पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, तो आप बेवकूफ होके अगर आपके पास नहीं है तो इस ऑप्शन को जरूर चूज करें। ये नहीं कि मैं प्रॉपर्टी भरूंगा ही नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन चूज करिए और आप फिल कर दीजिए इसको, ओके करके सबमिट करिए। क्योंकि जब मास्टर रिपोर्ट निकाली जाएगी तो आपका यस नो में आ जाएगा, इसमें भी यस ही आएगा अगर आप ये डिक्लेरेशन। अब दूसरा है नो मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें भी अगर नहीं है तो सीधा सीधा क्लियर लिया और आपने ये घोषणा कर दी कि मेरे पास कोई ये शेयर या निवेश नहीं है। यार वही नहीं पड़ता है।
कौन पूछ रहा है यार हम लोग? अब सर मैं हम भी नहीं भरे। भरिए का नहीं भरिए। सर कुछ पूछना चाह रहा हूँ मैं। सेकंड वाला जियो जो आया था उसमें व्हीकल का नहीं था। नहीं था, तो वो जो सर कह रहे हैं उसी तरीके से सेकंड पहले में था तो हमने डिक्लेयर करा था, बहुतों ने करा है, बहुत ऑफिसर्स ने करा है, सेकंड वाले में नहीं था। इवन जेएमडी सर ने भी करा था डिक्लेयर और सर ने भी करा था, सभी ने करा था। Correct फिर से करेक्ट नहीं है तो नहीं कर सकते, व्हीकल का भी नहीं करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भर दो यार, बस भर दो। इस तरीके से आप भी क्या कहते हैं सभी, अब इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें अगर कोई बैलेंस है अमाउंट हमारे पास तो वो भरना है उसमें नहीं मोबाइल भरना, सेविंग अकाउंट नहीं भरना, नहीं भरना है? अपनी सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट का कोई डिटेल नहीं। अच्छा, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनका जो मतलब डीमैट अकाउंट डीमैट अकाउंट होता है, शेयर में जाके इन्वेस्टमेंट में आप भरिए ना, इधर डीमैट की डिटेल जो दीजिए। जो मान लीजिए जो सट्टेबाजी करते हैं, डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं, वो क्या करेंगे? इंट्राडे वाले में आपको पूरे साल का आपने कितने रुपए लगाए मार्केट में उसकी डिटेल, तो यार जो निकाले वही तो लगाए। अब वो आप समझिए उसमें। ठीक है, अब उनका क्वेश्चन था LIC में, जैसे आप डेट ऑफ परचेज आपने ली उस समय, ठीक है, उसका नंबर डेट ऑफ परचेज आपने भरी और आपका उसका जो पर्टिकुलर क्या पूरे ईयर का हो जा रहा है प्रीमियम वो वैल्यू आप भरेंगे और फिर जब वो मेच्योरिटी होती है या होती है उसकी कोई कैलकुलेशन वो लेगा आप ईयर में सिर्फ जो प्रीमियम दे रहे हो वही वही भरना है। हाँ मतलब खर्चा क्या कर रहे हैं? खर्चा क्या? अरे क्योंकि तुम LIC का प्रीमियम दे रहे हो, 24 में फिर उसका प्रीमियम दोगे तो फिर वही 24 में भी वही, ऐसा नहीं कि तुमने 23 में भर दी तो 24 में नहीं भरना, 24 में फिर वही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भरना, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस वो आपका इन्वेस्टमेंट